उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक में डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों हो, चाहे अपने प्रोफेशन में अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं। हम उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आप इस एडिटर्स टॉक को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। आज के हमारे इस एडिटर्स टॉक के मेहमान हैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने वाले और समाज के लिए हर पल खड़े रहने वाले सीए विठल नवंदर जी सर। सीए विठल नवंदर जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं चाहूँगा कि हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ का जो स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में शुरू करने से पहले हम चाहते हैं दर्शकों को दो शब्द अपने विषय में। और मेरा नाम विठल नवंदर है और मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और करीबन 18 साल मुझे इस पेशे में हो गए और पिछले 7 साल से मेरा अपना बिजनेस है जो फाइनेंस और कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप से रिलेटेड है और भाईंदर में रहता हूँ और काफ़ी सामाजिक कार्यों में संलग्न रहता हूँ। तो सुना अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नवंदर जी को। नवंदर जी, एक आपका स्पेशल परिचय है कि आप सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते हैं और लगातार हम देख रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाते हैं आपके अलग अलग जो इस कोविड काल में कर रहे हैं। आपकी एक संस्था है कृष्णा फाउंडेशन जो कि 2019 में आपने इसका एस्टेब्लिश किया। कृष्णा फाउंडेशन शुरू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? और कृष्णा फाउंडेशन चालू करने का मेरा उद्देश्य यही था कि भी छोटे छोटे रूप में लोगों की सेवा की जाए, तो यही सोचकर मैंने कृष्णा फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था। हालांकि मैं शुरू से ही काफ़ी सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहता हूँ, मतलब बचपन से? हाँ, मतलब मैं मेरे नेटिव प्लेस से भी मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहता हूँ। जितनी मदद बन पड़ती है हम करते हैं। बट 2019 से हमने एक फॉर्मली इसको एक करने का सोचा और हमने एक संस्था बनाई कृष्णा फाउंडेशन। उसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ है कोमल नवंदर, मेरे 2 मित्र हैं सीताराम बंग और क्षितिज सबाद्रा और मेरे जो बीकन ट्रस्टीशिप में मेरे पार्टनर है प्रताप सिंह नथानी। हम पांचों इसके अंदर ट्रस्टी हैं। हमने पांचों हमने मिलकर सोचा कि चलो कुछ छोटा सा ऐसा काम किया जाए कि समाज में जब भी जरूरत हो अपने लेवल पे लोगों की मदद करी जाए। तो यही सोचकर हमने 2019 में कृष्णा फाउंडेशन डाला है। सर, इस कृष्णा फाउंडेशन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोरोना वॉरियर्स को आपने जिसको जो लगे उतना आपने उनको डोनेशन दिया, फिर जो स्कूल के बच्चे जो फीस देने में उनका सक्षम नहीं है तो उनको दिया। मतलब आप क्या क्या कार्य आप इसके थ्रू कर रहे हैं? और कृष्णा फाउंडेशन में हमारे काफ़ी हमने काफ़ी ऑब्जेक्टिव कवर करके रखे हैं। तो अभी तो हम छोटे रूप में भी ठीक है, किसी को बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, नोट्स बुक वितरण करना है, किसी का छोटा मोटा मेडिकल इमरजेंसी आ गया। अभी जैसे पिछले साल कोरोना था तो उसमें हमने छोटी मोटी लोगों की मदद करी। फिर अभी ये साल में हमने अप्रैल में जितने भी कोविड सेंटर थे सेकेंड वेव में हमने सब में और ट्रोपिकाना जूस जो विटामिन सी से युक्त होता है वो बंटवाया। उसमें हमारे साथ में मनपा आयुक्त मिलिंद ढोले साहब थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद में हमें जो भी पत्रकार थे उनके घरों पे हमने 1-1 महीने का राशन डलवाने का काम किया। उसके बाद में हमने महानगर पालिका में जो ये बच्चों के लिए 3rd वेव के लिए कोविड सेंटर बना था उसमें हमने करीबन 125 थर्मस है वो वहाँ गर्म पानी गर्म दूध रखने के लिए हमने मनपा आयुक्त के थ्रू भेंट करवाए थे। तो ये छोटे छोटे काम कृष्णा फाउंडेशन करते रहते हैं। बट हमारा गोइंग फॉरवर्ड मेन पर्पज़ ये रहेगा कि भी मेडिकल पे और एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये 2 फैसिलिटी है जो काफ़ी कॉस्टली हो गई है। इट्स मतलब छोटे लोगों की रीच में ये रह ही नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे फाउंडेशन की मदद से जितना बन पड़े हम लोगों की सहायता करें। नवंदर जी, आपने सामाजिक कार्य जो हम अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया, तो आपके जहन में ये कैसे, क्योंकि कोविड सेंटर्स में आपने जूस दिया विटामिन के, तो ये दिमाग में आपके कैसे आते हैं सब चीज़? सर, इसमें हमारे पत्रकार मित्र हैं, अच्छा, वो हमारे पास आते हैं कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए। तो हम वो जैसे एडवाइस करते हैं और जैसे हम सब ट्रस्टियों को सूटेबल लगता है तो अकॉर्डिंगली हम जाते हैं और ये काम कर लेते हैं। तो अभी जो भी फंक्शन हुए थे उन्होंने सारे सजेस्ट किए हुए थे, तो अकॉर्डिंगली हमारे सारे ट्रस्टियों ने उसको अप्रूव किए और हमने फिर अकॉर्डिंगली सारे काम कर दिए।
तो मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि आपने अच्छा काम किया, क्योंकि एडवाइज़र के रूप में आपने पत्रकार को रखा है, तो कहीं ना क्योंकि वो क्षेत्र में घूमते हैं और राइट। कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़। हाँ, उनका क्या है कि ग्राउंड लेवल पे उनकी पकड़ अच्छी रहती है, उनको ग्राउंड लेवल का आइडिया रहता है कि रियल में कहाँ मतलब ज़रूरत है। और मेरे जो पत्रकार दोस्त है वो इतने अच्छे हैं कि उनको रियल में उनको नीड पता है। जैसे मैं चाहूँगा कि नाम भी अगर आप नाम आप देखोगे तो एक तो आप ही हो, फिर हमारे जो मेन है वेद प्रकाश जी है, फिर विनोद जी मिश्रा है, सामने वाले एडिटर है, ये हमारे हैं। तो ये हमें आइडिया देते रहते हैं कि सर इसमें यह करने की ज़रूरत है, इस पर आप ये कीजिए, इसमें आप ये कीजिए। हम अकॉर्डिंगली उन जो एडवाइस करते हैं हिसाब से कर लेते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पत्रकारों की बात करें तो ये जो कोविड लॉकडाउन हुआ था तो उस समय आपने आपके जहन में आया, चाहे जिस तरीके से कि जो ऐसे भी पत्रकार हैं जिनका मानदेय जो है इस समय नहीं मिल पा, तो ये भी आपने काम किया, कैसे पत्रकार है वो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ पे मुझे मेरे दोस्त ने बताया बड़े स्वाभिमानी प्रवर्तक के होते हैं, वो हर किसी के सामने नहीं जाएंगे अपनी तकलीफ लेके। तो जैसे है हमारी टीम आई और उन्होंने बताया कि हमें मतलब पत्रकारों के लिए भी कुछ करना चाहिए, दे आर वेरी सेल्फ ओरिएंटेड और स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, तो हर किसी के सामने बताएंगे नहीं, तो हमें उनकी बिना बोले ही मदद करनी चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो मैं पर्सनली किसी घर पे जाके दूंगा नहीं, इट विल फील ऑकवर्ड, उनको मतलब वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे, आप खुद ही जाइए और खुद ही उनको अपने हाथ से दे दीजिए। मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा, पत्रकार लोगों में से ही वो खुद जाके दे दी। मैं जाऊंगा तो शायद उनके स्वाभिमान पे फर्क पड़े। क्या बात है। तो मुझे वो नहीं करना था कि नहीं मैं खुद जाऊँ और दूँ। एक मिडिल क्लास होती है वो काफ़ी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो मेरा मकसद यही था कि मुझे किसी की तरह से उनका स्वाभिमान के ऊपर हर्ट नहीं करना है, तो मैंने उनको ही दिया कि आप ही जाइए, आप दे दीजिए। क्या बात है सर। तीसरा काम मैं चाहूँगा वो भी ये जो थर्ड वेव आने की बात है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त साहब के आदेश पे बच्चों के लिए भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, तो वहाँ आपने हॉट बॉटल जो होता है वो दिया। तो ये सारा काम जो करें, इसमें हमारे जो महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनसे कैसा सपोर्ट कर? मैं कहूँगा जो कमिश्नर साहब है ढोले साहब, दिलीप जी ढोले साहब है, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और बहुत कोऑपरेशन दिया उन्होंने। हमने जब भी उनको एक्सेस किया वो इमीडिएटली अवेलेबल हुए और हमें इमीडिएटली अप्रूवल दे दी। जब हमने अप्रैल में कुछ जूस बट पाए थे सारे कोविड सेंटर में, तब भी उन्होंने पर्सनली आके समृद्धि कोविड सेंटर में खुद पर्सनली प्रेजेंट हुए थे। उसके बाद वो टेम्बा में भी हमारे साथ तक आए थे। उसके बाद जब हमने ये बांटा था, ये थर्मस वाले हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बुला लिया था। बोले थोड़ा शेड्यूल बिजी है तो आप ऑफिस में आ जाओ। तो हम ऑफिस में जाके उनको ऑफिस में देखे आए थे और बहुत कोऑपरेटिव है और बोला कुछ भी मदद लगे, कुछ भी करे तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो मुझे बहुत कोऑपरेटिव लगे वो। आपने अपने पूरे जो आपके जूनियर्स हो गए, चाहे ऑफिस के जितने मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए आपने चाहा कि इंजेक्शन लगे वैक्सीन का, तो हाँ। उसके लिए भी आपने अप्रोच किया? हाँ, मैंने उनको बोला था कि हमें कम से कम 500,000 डोजेज वैक्सीनेशन की आपके अपने तरफ से देगी, हमें प्रोवाइड की जाए। जो मिनिमम सर्विस चार्जेज है वो हम बेयर कर लेंगे, नॉट एट दैट मच कॉस्ट, बट एक मिनिमम सर्विस चार्ज हम बेयर कर लेंगे। और हम चाहते थे कि वो वहाँ पे लगवा दिए जाए, बट विथ आई थिंक अप्रूवल आना बाकी है। अब आई थिंक सिनेरियो भी चेंज हो चुका है, गवर्नमेंट ने सब जगह फ्री वैक्सीनेशन कर दिया है, तब उस बात का कोई मतलब नहीं है, लोग लगा रहे हैं। हाँ, अभी हमने क्या किया, 19 तारीख को और 25 तारीख को हमने वहाँ पे सांताक्रूज में सूर्य हॉस्पिटल से टाई अप करके जितने भी हमारे बीकन ट्रस्टी के फैमिलीज थे, स्टाफ थे, उन सबको हमने टीकाकरण करवा दिया वहाँ पे। वो हमारी जो बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड है, जो हमारी मेन कंपनी है, उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, उनकी फैमिलीज थी, उनको हमने सबने एक स्लॉट लेके सबका वैक्सीनेशन करवा दिया। सर, समाज सेवा से हटके थोड़ा अगर हम चाहें कि बात करें, क्योंकि अभी का माहौल जो है वो चाहे सेंट्रल पॉलिटिक्स कहने, देश की जो राजनीति है कि एक उथल पुथल सा मचे और कोई विकल्प नहीं आ रहा है, एक विपक्ष की बात है, तो आपके नज़र से ये क्या सिनेरियो है इस पूरे जो केंद्र की पॉलिटिक्स है? और सर, जो सेंटर की पॉलिटिक्स है उसमें ये कहूँगा कि देखो अभी विपक्ष में बहुत बड़ा खालीपन है। विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है जो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का मुकाबला कर सके, और कोई लीडर मुझे फ्यूचर में नहीं लगता उनके सामने खड़ा हो पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतने कद्दावर नेता है कि विपक्ष के सामने
किसी को भी खड़ा कर पाना, उनके सामने किसी को भी खड़ा कर पाना, इट्स नॉट इजी टास्क। शायद हमारे साथ ट्राई कर रहे हैं, बट तीसरा मोर्चा जब भी कोशिश हुई है बनाने की, जब भी कोशिश हुई है, मैंने तो कई बार देखा है, आपने सबने भी देखा होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि सब रीजनल पार्टीज़ है अदर देन कांग्रेस, और कांग्रेस है अभी आई थिंक अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रही है। कांग्रेस अंतरकला है, लीडरशिप नहीं है, और सारे जो अंदर उनके खुद के नेता है वो असंतुष्ट है, उनको भी कुछ ज़्यादा स्पेस मिल नहीं रहा है, लीडरशिप में टोटली वैक्यूम है। तो कांग्रेस अपने सबसे ख़राब दौर में गुजर रही है। आज हालत ये हो गई है कि कांग्रेस इवन दो इट्स ए नेशनल पार्टी, बट उनकी हालत तो रीजनल पार्टी से भी खराब है, उससे भी ज़्यादा। आप देखो ना, आप पंजाब में क्या स्थिति चल रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू। आप देखो, मैं पंजाब की बात को बताता हूँ, वहाँ चल रही है अमरिंदर सिंह वगैरह, नवजोत सिंह सिद्धू। अब वहाँ पे वो सोल्यूशन नहीं ला पा रहे हैं। आज उनकी लीडरशिप इस कदर, मतलब आप कह सकते हो कि हो गई है कि वो अपने असंतुष्ट नेताओं के भी सोल्यूशन नहीं ला पा रही है। आज अमरिंदर सिंह को बोला जा रहा है कि आप असंतुष्ट नेताओं को सही करो, अरे फिर नेशनल लीडरशिप क्या कर रही है? सीएम जी आप राजस्थान में देखोगे, वहाँ पे गढ़ शो खेलो तो सचिन पायलट का खेमा चल रहा है। और बाकी अगर मैं इलेक्शन की बात करूँ तो कर्नाटका में उनको एकदम थर्ड स्पॉट देके लड़ाया गया था। बंगाल में जो चुनाव हुए थे उनमें तो आप देखो मतलब नहीं के बराबर थी। उसके बाद में आपके यहाँ पे ये चुनाव होने वाले हैं, आप हरियाणा में देखो तो वहाँ पे भी पीछे थी। अभी जो पंजाब में चुनाव होने वाला है, आई डोंट नो वहाँ पे वो क्या करेंगे। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद में सरकार गिरा दी गई। तो मतलब आज कांग्रेस है वो बहुत बड़े वैक्यूम से गुजर रही है, लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है। तो विपक्ष की पॉलिटिक्स में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को कन्फ्रंट कर सके या उनके सामना कर सके। 2024 में देखो क्या होता है देश के अंदर, देश का माहौल है, क्योंकि सब रीजनल पार्टियाँ हैं, सबके अपने अपने एजेंडाज हैं, उनकी अपनी अपनी पार्टी के वो मैनिफेस्टो है। तो सबको एक मंच पे साथ ला के चलो एक हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, कल को जीत भी गए तो आगे क्या? हाँ, हमने ये देखा है जब 96-97 में आया था तो पहले मतलब बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए देवगौड़ा साहब को बना दिया, उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल साहब को बना दिया, उसके बाद में चंद्रशेखर साहब को बना दिया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? नहीं टिके ना, एक साल में सब निकल गए थे। अल्टीमेटली फिर से चुनाव हुए, फिर बीजेपी आई और 2003 में भी सेम हुआ। जब तक नेशनल पार्टी कमांड नहीं करेगी तब तक देश में सेंट्रल लेवल की पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और आज की तारीख में तो देखो सिंपल बात है, आज नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी खड़ा होने लायक आज की तारीख में तो नहीं है। बट पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, या क्या मोर्चा बना लिया कुछ हो जाए। ऐसा नहीं लगता है कि काश ये, लेकिन होना जरूरी है, विपक्ष में एक चेहरा होना जरूरी है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना हमेशा जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि जो सत्ता में पार्टी है वो एरोगेंसी पे आ जाती है। ऑब्वियसली वो आ ही जाता है, कोई भी हो, इंसान हो, कोई भी पार्टी हो, वो आ ही जाती है। तो एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ गलत नीतियाँ, कोई भी सरकार जानबूझ के कोई नीतियाँ गलत नहीं बनाती, बट कई बार उनके इम्प्लीकेशंस गलत हो जाते हैं। तो उनको विरोध करने के लिए मजबूत विपक्ष सही है, जो आज की तारीख में हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, कमी है अपने देश में आज की तारीख में कि कोई विपक्ष में नेता खड़ा नहीं है। जब अब हम केंद्र से हट के, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, अपने मीरा भाईंदर में रहते हैं, तो ये जो महाअघाड़ी की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में 3 पार्टियां मिलकर चला रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? सर, जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए थे तो युति ने और आघाड़ी ने चुनाव मिलकर, मतलब अलग अलग हिसाब से लड़े थे। युति में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और आघाड़ी में एनसीपी ने कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद में कुछ समीकरण ऐसे बैठ गए कि जो प्रेजेंट सीएम उद्धव ठाकरे साहब है, उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। समहाउ बीजेपी उसके ऊपर एग्री नहीं थी, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता चूज़ किया और एनसीपी ने कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने सरकार बनी। पर सरकार बनाते आप देखो दिसंबर में सरकार बनी थी, 2 महीने की उठापटक के बाद में। लेकिन बाद में जैसे उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, कोरोना आ गया, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा करा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करने में लग गए वो पूरा का पूरा। तो उस टाइम तो चलो सेंट्रल लेवल पे भी कुछ नहीं हुआ, तो स्टेट लेवल पे क्या होना था। पर सर ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने 2 साल में जो भी उनका टेन्योर रहा है अब तक का, अच्छा है सर, उन्होंने अच्छा काम करा है। कोविड में भी आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अप्रेज किया, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको अप्रेज किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और सर इसमें मैं कहता हूँ कोई डिनाई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से केसेस थे, जिस हिसाब से इश्यूज बढ़ रहे थे,
उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करा और बहुत अच्छा कंट्रोल करा। इस चीज़ के लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं, मीडिया भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे थे, पहले से ज़्यादा लोग घबराए हुए दिख रहे थे, इसलिए ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये तो बिल्कुल सर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऑक्सीजन की सप्लाई इमीडिएटली बढ़वा दी, खुद हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। सारे जो भी बीएमसी के ऑफिसर्स थे सब उनके कंट्रोल में थे, सारी चीज़ें मतलब वो पर्सनल लेवल पे मॉनिटर कर रहे थे और कोविड में बहुत अच्छा काम किया, मैं यही कहना चाहूँगा। सर, अब हम बात करते हैं हमारे मीरा भाईंदर की राजनीति की, क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव होने वाले हैं और आपने सभी पार्टियों को देख ही रहे हैं उठा पटक, क्योंकि बीजेपी के मेयर हैं, मेयर उप मेयर जो हैं वो, और बीजेपी में दो पार्ट देखने को मिल रहा है। रवि व्यास अभी नए अध्यक्ष बने, लेकिन उनके विरोध में लोग चले गए हैं। तो यहाँ के पॉलिटिक्स क्या कहता है, क्या लगता है? सर, नगर पालिका चुनाव 2022 अगस्त में होने हैं और अभी यहाँ सारी पार्टी पहले देखिए तो सारी एक ही नाम, सब एक ही पद नाव में सवार, मैं ये कहूँगा। सब में उठापटक चल रही है, बीजेपी में भी चल रही है, एनसीपी में भी और चल रही है, और कांग्रेस का जो भली आघाड़ी सरकार की पार्ट है लेकिन वो कह रही है कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, और नेशनल कांग्रेस पार्टी का तो उनका अपना अलग विजन, उनका एजेंडा रहता है। तो ये तो अभी 5-6 महीने बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मतलब कौन किसके साथ बैठता है। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, तो अभी रिसेंटली रवि व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया हुआ है। इज़ अ यंग एंड इंथुजिज्म लीडर, काफ़ी अच्छा काम करेंगे वो। और सेम टाइम में नरेंद्र जी मेहता थे पहले, जो उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था, बट वो कहीं ना कहीं समाज सेवा में सक्रिय है। तो उनके भी जो मेरा भाईंदर में उनका जो कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट करने का, उनको भी कम करके नहीं आंका जा सकता। तो आई थिंक जो बीजेपी की दो फिक्शन है, मैं पर्सनली चाहूँगा कि दोनों एक हो जाए और लड़े फिर चुनाव। सेम वे में आप एनसीपी की है तो एनसीपी कांग्रेस के क्या विजन रहते हैं, क्या एजेंडाज रहते हैं, वो शायद आने वाले 6-7 महीने में क्लियर होंगे। तब तक स्टेट लेवल पे पॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन रहती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ के चुनाव किस तरह से जाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट यस, कोई भी पार्टी हो, मेरा ऐसा मानना कि मेरा भाईंदर का विकास तो होगा ही होगा। एक चीज़ और बड़ा ही अहम सवाल है सर, कि हर इंसान समाज सेवा में जुड़ता है, जुड़ने के बाद अच्छा काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के वो या तो नगर सेवक बनता है, चाहे ये बनता है। तो क्या आप जो ये कर रहे हैं, आपका भी विजन कहीं इस तरीके से है, राजनीति में आने का है कुछ? सर को सोचा नहीं है, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा फोकस किया नहीं है। देखते हैं अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है उस हिसाब से एक्शन लेंगे। हमारे जो भी मित्र है, हमारे शुभचिंतक है, हमारे सलाहकार है, उनसे एडवाइस करेंगे कि किस तरह से कैसे जाया जाए। बट अभी तक फर्मली उसके ऊपर कुछ सोचा नहीं है कि हमें क्या करना है। तो अभी हम हमारी समाज सेवा पे फोकस करना चाहते हैं। नहीं, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि देखिए, आपके पास जो स्रोत है और आप कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, हर जगह आप अपने आप को खड़ा रख रहे हैं कि ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिक्स, और चाहे अगर एक आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, आपके पास पावर आता है, तो उसका अच्छा से काम होता है। तो इसके विषय में क्या सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है सर। अगर आप जनप्रतिनिधि बन जाते हो, ऑब्वियसली आपके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी एक्सेस भी ज़्यादा हो जाती है, आपके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी भी खूब ज़्यादा होती है। तो वो है चीज़ें हमारे ध्यान में हैं, तो इसे हमने मना नहीं कर सकते कि भाई ठीक है कि समाज सेवा अगर बड़े स्केल पे करनी है तो कहीं ना कहीं हमें या तो खुद आप जनप्रतिनिधि बनो या किसी जनप्रतिनिधि के साथ में आप एसोसिएट हो जाओ, तो आप एक वृहद स्तर पे काम कर सकते हैं। तो देखेंगे सर इसमें मतलब आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, दिसंबर जनवरी तक देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है इसके ऊपर। सही कहा आपने सर कि क्योंकि कोई भी समाज सेवा में जुड़ता है, उसके साथ अगर एक जनप्रतिनिधि का लेबल लग जाता है तो एक पावर बढ़ता है। सर, आपका जो ये कृष्णा फाउंडेशन है, आपने ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, आपने बोला भी फोकस करते हो आप हेल्थ पे एंड एजुकेशन। तो फर्दर फ्यूचर जो है, फ्यूचर में आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं इस फाउंडेशन को लेकर? सर अभी यह बहुत छोटे रूप में हम काम कर रहे हैं, इसका कोई बड़े स्तर पे नहीं कर रहे हैं, बट हमें इस पर बड़े स्तर पे काम करना है। तो अभी हमने ATG के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि एक बार ATG का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स से आ जाता है तो हमें फिर बड़ी फंडिंग मिल सकती है। एक बार फंडिंग आ जाएगी बड़ी, तो फिर हम इस पर मेनली जो फोकस करना चाहेंगे वो एजुकेशन और मेडिकल पे, क्योंकि अभी नीड है उनकी उस चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो हमें मेडिकल और इस पे एजुकेशन पे हम ज़्यादा काम करना चाहेंगे।
क्योंकि समाज में ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो इन बेसिक चीज़ों से वंचित है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी मतलब जो मेरी सोच है कि किसी को भी एजुकेशन और हेल्थ ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई भी समाज का तबका इससे तो वंचित नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करती है, काफ़ी कोशिश भी करती है, हर स्टेट पे हर लेवल पे गवर्नमेंट ट्राई करती है, बट कहीं ना कहीं जाके सारी सुविधाएं नीचे का तबके को नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना उनके लिए कर पाएँ करें। सर बहुत अच्छी चर्चा रही हमारे बीच और हमारे दर्शकों को आपके विषय में जानने को मौका मिला कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि हर किसी को चाहिए कुछ ना कुछ इस लेवल का हो, मेहनत करे, काम करे और समाज के लिए कुछ करे आपसे इंस्पायर होके। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ मीरा भाईंदर के लिए हर किसी के लिए कर रहे हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि अगर जब ऐसा मौका मिले कि जनप्रतिनिधि बनने का तो आप ज़रूर आएँ और एक पावर के साथ आएँ इसमें। बिल्कुल सर, कोशिश करूँगा जी। और तो चर्चा यहीं पे ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए। मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करें। और बेसिकली जो कोरोना काल है इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो टाइम अच्छा बुरा आता है, बुरा टाइम निकल जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, लेकिन बुरे टाइम में आप जो लोगों के साथ में अच्छे से काम करते हो, उनकी मदद करते हो, वो हमेशा लाइफ टाइम में उनको याद रहता है और आपके जीवन पर भी बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव छोड़ के जाता है। तो लोगों से मैं यही अपील करूँगा, जितनी हो सके लोगों की मदद कीजिए और ख़ुद के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखें। यही मेरी सबसे आशा है और विनती है। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया हमारे दर्शकों को और मैं आशा करूंगा कि जो संदेश इन्होंने दिया उस तरीके से आप अपने लाइफ पे, अपने जीवन में अमल करें। सर, आप हमारे स्टूडियो में इस एडिटर्स टॉक में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।